लिहाफ। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूं तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रुमान अंगे जिक्र बताने नहीं जा रही। ना लिहाफ से किसी किस्म का रुमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। तो ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों के साथ, उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि कमबख्त मैं इतनी लड़ाका क्यों हूं, उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक समा कर रही थी। मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह है कि जब अम्मा आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ भी ना सकूंगी। सजा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी बाजारी, कोई औरत उनके यहां नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीबो गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं, मगर इस किस्म के वाहियात खेल से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहां तो बस तालिबे इल्म रहते थे, नौजवान, गोरे गोरे, पतली कमरों के लड़के, जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त किया करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वे उन्हें कुल साजो सामान के साथ घर में ही रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। ना जाने उनकी जिंदगी कहां से शुरू होती है, वहां से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब बेगम बनकर आई थी और छपर खट पर जिंदगी गुजारने लगी थी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुर्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने के दर्जों में से उन लचकते कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी, या जब से वो मन्नतों मुरादों से हार गई। चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ ना मिला। इश्क या नॉवेल और जज्बात अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पोट बन गई। अरे चूल्हे में डाला ऐसा कपड़ा लत्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब तो ना नवाब साहब को फुर्सत कि शबनमी करतूतों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें, और ना वो उन्हें आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर उनका खून और भी जलता कि सब के सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जाड़ों का साज व सामान बनवाने और आन मरते, और बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई ऐसी जिंदगी? क्यों? जान की जिंदगी जो थी, जीना बिदा था नसीबों में, वो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया।
चुप चुप देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ, गाल बिल्कुल चमक उठे और हुस्न तो मानो फूट निकला। एक अजीबोगरीब तेल की मालिश से बेगम जान की जिंदगी में झलक आई। माफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की रही होंगी। उफ उफ, किस शान से वो मसनद पर नीम दराज थी, और रब्बो रब्बो उनकी पीठ से लगी कमर को दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दोशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो बिल्कुल महारानियों की तरह शानदार मालूम पड़ रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता कि घंटों घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत निहारा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र तक नहीं, और बाल बाल सियाह और तेल में डूबे रहते। मैंने आज तक उनकी मांग बिगड़ी नहीं देखी। मजाल है, अरे मजाल है जो एक बाल इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थी और आबरू पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमाने सी खिंची रहती। आंखें जरा तनी हुई रहती, भारी भारी फूले पपोटे, मोटी मोटी आंखें, और सबसे जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़बियत नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। उमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होठों पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता, कम उम्र के लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी, मालूम होता किसी ने बिल्कुल कस के टांके लगा दिए हों। उमूमन वो अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए खोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी दमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से लंबी चौड़ी भी मालूम होती थी, लेकिन बहुत बहुत ही मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सुडौल कमर भी। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटे उनकी पीठ खुजाती। ऐसे पीठ खुजवाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरत जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम ना था, बस वो सारे वक्त उनके छप्पर खट पर चढ़ी कभी पैर कभी सर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्सों को दबाया करती। कभी तो मेरा दिल हौल उठता, जब देखो तब रब्बो कुछ ना कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो ना जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए भी तो मेरा तो जिस्म सड़ गल के खत्म हो जाए। हाँ, और फिर ये रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती, और इतना होता कि मेरा तो तख़य्युल से ही दिल टूट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिशों का दौर, और उमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती। बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती, दरवाजे पर ही जरूरत की चीज लाके दे देती। बात यह भी थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जल्द अंदर बीमारी हो तो खैर। नहीं भाई, ये डॉक्टर तुम हुए हैं पागल। अरे कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है, अल्लाह रखे, खून में गर्मी है। ऐसे रब्बो मुस्कुराकर कहती और महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती भी। ओह ये रब्बो! जितनी बेगम जान गोरी थी ना, उतनी ही ये काली। जितनी बेगम जान सफेद थी, उतनी ही ये सुर्ख। बस जैसे तपा हुआ लोहा। हल्के हल्के चेचक के दाग भी थे। बिल्कुल गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे, और नथुने एकदम अजीब से फूले हुए, और हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर कूल्हों पर, वहां रपटे रानों पर, और फिर दौड़ टखनों की तरफ।
हाय, मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती रहती कि उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पाजामे और सफेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो। फिर वो हल्की दुलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता था। वो हिलती जुलती बहुत कम थी। बिल्कुल कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुजा रही हैं, खुश्क मेवे चबा रही हैं, बस। वो जो रब्बो थी, दूसरी नौकरानियां सब उससे खार खाती थी। चुड़ैल, बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ ही सोती है। रब्बो और बेगम जान आम जलवों और मजमुओं के दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। जहां उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे, ये लोग ना जाने क्या क्या चटके गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से ना मिलती थी। वहां तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा ना, उस वक्त मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। मुझे वो बहुत प्यार करती थी। अब इत्तेफाक से अम्मा आगरे गईं। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कटाई होगी, मारी मारी फिरूंगे, इसलिए वो हफ्ते भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। अब सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहां? कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छप्पर खट से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान ताश खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसे ही पेट खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने सोचा। रात को एकदम से मेरी आंख खुली तो मुझे अजीब तरीके का डर लगने लगा। कमरे में एकदम घुप अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथ ही बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज में कहा। हाथ हिलना बिल्कुल बंद हो गया और ऐसा लगा मानो लिहाफ के नीचे बंद हो गया। क्या है, सो रहा हो? बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे किसी आवाज में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर ये अलमुमा बहना दफतन पर आकर अटक गई। हालांकि उस वक्त मुझे पूरी याद थी। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहा हो। हाँ, ऐसे सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, दूसरा कौन? मैं तो और भी डर गई। बेगम जान, चोर तो नहीं? अरे सो जाओ बेटा, चोर कैसा? रब्बू की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी ना रहा। मैं हमेशा की वहमी हूं। रात को डरना, उठ उठ कर भागना, बड़बड़ाना, और ये तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी ना रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था। मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी बड़ी खामोशी से छपड़ खट पर ही तय हो रहा था। मुझे खाक समझ में ना आया। और क्या फैसला हुआ? रब्बो हिचकिया लेकर रोई और फिर बिल्ली की तरह चिड़ चिड़ रिकाबी चाटने जैसी आवाज आने लगी। ओह, मैंने ये सुना और अनदेखा करके सो गई। अगला दिन था और आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बहुत झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही ना था। नवाब साहब के यहाँ रहा था कुछ दिन, खूब जोड़े भागे भी बने। ना जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता, लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी।
बेगम जान ना जाने देती मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रहती, उसका जोड़ जोड़ टूटता रहता, किसी का छूना उन्हें ना भाता। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से बोला। ताश के पट्टे बांटे और बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया और मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके मुझे बड़ी अजीब सी खुशी महसूस होती थी। जरा जोर जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर है, हाँ, शाने से नीचे, हाँ 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 भाई, वाह वाह। सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान का इजहार करने लगी। हाँ, और इधर इधर। हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ, ओए ओए, तुम तो गुदगुदी करती हो, वाह। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। हाँ हाँ, नीचे नीचे। तो तुम क्या लोगी बाजार से? क्या लोगी? वाह वाह। हाँ, क्या लोगी? वही ना, सोती जागती गुड़िया। नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती, मैं बच्चा थोड़े हूँ अब। बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई हो? अच्छा, गुड़िया नहीं तो बबुआ लेना, कपड़े पहनाना खुद, मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना? अच्छा, इधर इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया, जहां उन्हें खुजली मालूम होती थी वहां रख दिया और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबे मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। इधर इधर, हाँ सुनो, तो तुम्हारी फिराकें कम हो गई है ना? हाँ, कल दर्जी को दे दूंगी नई सिलाई। हाँ, इधर इधर, हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई हैं। नहीं, वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसी है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ ना जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मालूम हुआ और बेगम जान तो चित्त लेटी थी। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देख कर नहीं खुजाती, अरे मेरी पसलियां नोचे जाती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं तो एकदम झेप गई। इधर आ, इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रख कर लिटा दिया। एहे, कितनी सूख रही हैं, तो पसलियां निकल रही हैं तेरी। और उन्होंने मेरी पसलियां गिननी शुरू कर दी। 1 2, गिनने दे, 3, 4 4। मैं थोड़ा मिनमिनाने लगी। ओह, क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बुना है, अरे गर्म बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं थोड़ा बुलबुलाने लगी। हाँ, अरे गिनने दे। हाँ, 5 6। कितनी पसलियां होती हैं? हाँ, बता बता, कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी एकदम उठपटांग। हटा हटा हटा, हटा ला हाथ वहां से। हाँ हाँ हाँ, हटाओ।
हाँ, 6, 7, 8। मेरा दिल चाहा किस तरह भागो और उन्होंने जोर से भींचा। उई! मैं एकदम मचल गई और बेगम जान जोर जोर से हंसने लगे। अब भी कभी जब मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो मेरा दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए, ऊपर के होठ पर सियाह घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों पर और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ यख ठंडे थे मगर नरम, जैसे उन पर खाल उतर आई हो। उन्होंने अपनी शॉल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोनी की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने की बटन गिरबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे एक नामालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें और मैं थोड़ी रुआंसी सी हो गई। अजीब सी घबराहट दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल हौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे भूत ना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि ना चीखा जाए और ना रह सकूं। हाँ। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल होकर बिल्कुल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैंने तो समझा अब मरी ये, और वहां से उठकर सरपट भागी। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहां? चुप, बिल्कुल चुप घंटों पड़ी रही मैं। अम्मा किसी तरह आ नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। किससे कहती और क्या कहती? ये कहती कि बेगम जान से डर लगता है, वो भी वो बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती हैं। आज रब्बो और बेगम जान में फिर से अनबन हो गई। अब मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगने लगा, क्योंकि रात ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूं और मरूंगी निमोनिया में। ए लड़की, क्या मेरा सिर मुंडवाएगी? जो कुछ हो गया तो और आफत आ जाएगी। उन्होंने मुझे एकदम पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलफची में धो रही थी और चाय उनके बिल्कुल तिपाई पर पास रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना, वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली। जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। बिल्कुल मुंह मोड़े मैं तो चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरा दिल बेबसी से पुकार रहा था। आखिर ऐसा क्या भाइयों से लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत को। माँ को ना हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निकल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन? खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए। उन जरा जरा से उनके दोस्त मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल, और यहाँ बेगम जान की वो दहशत की दुनिया भर के गुंडों से भी नहीं। सच कहूं, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उस वक्त सड़क पर भाग जाती, फिर वहां ना टिकती। मगर मैं लाचार थी, मजबूर कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के इत्र ने उन्हें और भी अंगारा बना दिया, और वो चली मुझ पर प्यार लुटाने। घर जाऊंगी बेगम जान, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा, और मैं रोने लगी। अरे रे, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं कली की तरफ फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। अरे भैया,
भैया वहां मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने मुझे प्यार से थप्पड़ लगा के बोला। अरे पड़े मारे भैया, मैंने सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अम्मियां खट्टी होती हैं बेगम जान, ये जली कटी राय रब्बो ने दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी झाड़ झंकाड़ हो गई। ओह ओह, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म को दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उसकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फट गज बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में और फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथे फुदका और बैठ गया। मैं भी बिल्कुल चुप। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरा रोआ रोआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर जरूर हिम्मत करके सिराहने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ एकदम फड़फड़ा रहा था, जैसे उखड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने ना आज कुछ खाया नहीं, और रब्बो मरदूत तो है सदा की चट्टो। जरूर ये तर मला उड़ा रही है। उड़ा लो माल। मैंने नथुने फुलाकर हवा को सूंघा। सिवाय इत्र, संदल और हिना के गरम गरम खुशबू के और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लिहाफ फिर से उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुत देर चाहा कि मैं चुपके पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनाने शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था कि गूं गूं करके कोई बड़ा सा मेढक फूल रहा है, और अब बिल्कुल उछल के मेरे ऊपर आ गया। अम्मा। मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई ना हुई, और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरे तरफ पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना भर उठ गया। अल्लाह! और मैं गड़ाप से अपने बिछौने में।